खबरों की शुरुआत करेंगे जोधपुर से आ रही अफसोसनाक खबर से, जहां ट्रेलर और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत की खबर है। 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। शेरगढ़ के स्वतंत्र गांव के नजदीक हाईवे पर यह हादसा हुआ। क्रेन के जरिए लाशें निकाली जा रही हैं। हादसे का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ट्रेलर और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत की खबर है। 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि शेरगढ़ इंतजामी हुक्काम मौके पर मौजूद हैं, साथ ही साथ क्रेन के जरिए लाशें निकाली जा रही हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर चंद्रशेखर। आपसे जानना चाहेंगे, ये इतना भयानक हादसा है, तस्वीरों के जरिए साफ पता चल रहा है। अभी आपसे इस हादसे की पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए ना, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से अपडेट कर देना चाहता हूँ। इस हादसे में 10 की जगह 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल है। यह सभी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक नवविवाहित जोड़ा भी था, जो दुल्हा दुल्हन, जिनको जो मांगलिक कार्य के लिए एक परिवार जा रहा था और सामने से आ रहे ट्रेलर से भयानक टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि ट्रेलर का आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया और पिकअप जो है उस ट्रेलर के नीचे जाकर फंस गई। इसमें सभी जो सवार लोग थे वो इसमें नीचे दब गए, जिसके चलते इस भयानक हादसे में जो है 11 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो है दुर्घटनाएं होती आ रही है, इस हादसे में 4 पुरुष, 6 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हुई है। साथ ही एक नया जो नवविवाहित दूल्हा दुल्हन थे, वो इसमें सवार थे, उनकी भी मौत हुई है। जी चंद्रशेखर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो जख्मी अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है और क्या उनके लिए किसी तरह के मुआवजे का या किसी तरह की मदद का कोई ऐलान फिलहाल किया गया सरकार की तरफ से? देखिए ना, बात करें तो जो हादसे में घायल हैं, अब वो 2 लोग बचे हैं जो घायल है इस हादसे में। उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। उनको लेकर भी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी हालत गंभीर है। और सरकार की बात करें तो सरकार ने फिलहाल अभी कोई राहत या पैकेजेस की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो निश्चित राशि है वो मिलनी है, लेकिन लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही है, माल परिवहन की गाड़ी में जो जिस तरह से सवारियों को बिठाकर ले जाया जा रहा है और तेज गति से यातायात नियमों का नहीं पालन करते हुए गाड़ियां चलाई जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो मरने वाले थे, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इसके बारे में कोई खबर, और क्या इसकी वजह अभी तक पता चल पाई? क्या जो हाई स्पीड, तेज स्पीड की वजह से हुआ है या फिर कोई और लापरवाही, कुछ और तफसीलात? देखिए ना, फिलहाल ये कहाँ के रहने वाले हैं ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह जरूर पता चल पाया कि एक ही परिवार और आसपास के रिश्तेदारों का ये जो है पूरा का पूरा लोग एक साथ जा रहे थे। कोई नए नवविवाहित जोड़े को जो जिस तरह से जाते देने का प्रोग्राम यहाँ पे राजस्थान में होता है, वो करने के लिए जा रहे थे। वापस आते वक्त तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और सामने से जो ट्रक आई उससे टक्कर हो गई ट्रेलर से, और इस दुर्घटना में जो इतने लोगों की मौत हुई है। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान ने फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। पुंछ में मेंढर तहसील के गहलोद इलाके में फायरिंग की है। लगातार पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की जा रही है और इस फायरिंग में मोहम्मद रफीक नामी एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। हिंदुस्तानी फौज भी इसका करारा जवाब दे रही है। तो बेहद अहम खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है और इस बार पुंछ के मेंढर तहसील के गहलोद सेक्टर में फायरिंग की गई है, जिसमें रफीक नामी एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। हिंदुस्तानी फौज भी लगातार जवाब दे रही है। तो पुंछ में मेंढर सेक्टर के गहलोद इलाके में एक बार फिर से पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की जा रही है और इस फायरिंग में मोहम्मद रफीक नामी एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। हिंदुस्तानी फौज इसका करार जवाब दे रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करता आ रहा है और जो रिहायशी इलाके हैं ख़ास तौर से वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। महफूज मकामात पर वहाँ के लोग जो हैं वो अब बंकर्स की जानिब रुख करने लगे हैं। साथ ही साथ हिंदुस्तान की तरफ से भी इसका करारा जवाब दिया जा रहा है।
चलिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट का। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और आज भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं, तफसीलात जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने सही कहा, पाकिस्तान जो है बिल्कुल फायरिंग कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और खासकर हमने देखा कि पुंछ का इलाका है, वहां पे लगातार कई दिनों से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, सीजफायर वायलेशन कर रहा है। तो आज भी सुबह से पाकिस्तान जो है वो मेंढर इलाका है जो कि पुंछ में पड़ता है, मेंढर के तहसील में कई इलाके हैं जो हमारी चौकियां उस पर फायरिंग कर रहा है सुबह से ही लगातार। और इस फायरिंग में गहलोत नाम का एक एरिया है, एक गाँव है, वहाँ पे मोहम्मद रफी नाम का जो 52 ईयर्स ओल्ड है, उसकी उम्र 52 साल है, उसको वो इंजर्ड हो गया है, जख्मी हो गया पाकिस्तान की फायरिंग में, और उसको जो पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, जहां से अब उसको पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां रेफर किया जा रहा है। समीर, तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जब मौसम बदलने लगता है उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी जो है उसकी खिलाफ वर्जी लगातार बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे दरअंदाजी की कोशिश को भी आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। जब मौसम सरमा की आमद होती है तो उससे पहले पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि वो फायरिंग करे और जो मिलिटेंट्स, उसके ट्रेन मिलिटेंट्स को हिंदुस्तानी एरिया में, हिंदुस्तानी इलाकों में धकेले। और अब जबकि मौसम सरमा जो है वो खत्म होने को है, जो समर सीजन है वो आने वाला है, तो उससे पहले जो पहाड़ी इलाके हैं जहां बर्फ है अभी और जहां बर्फानी इलाके हैं, वहां उन इलाकों में, क्योंकि अब जब जो ये इलाके हैं ये खुल जाएंगे रास्ते, तो एक कोशिश है पाकिस्तान की कि किसी तरह से ज्यादा मिलिटेंट इन एरियाज में, इन पहाड़ी इलाकों में इस बार जो है इस वक्त तक, ताकि फिर वो यहाँ पे जो है अमन और जो शांति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सेंटर की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्स की तरफ, उसमें वो रखना डाले। तो कोशिश लगातार यही एक ही जी समीर, तो लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस वक्त एक और अहम खबर यस बैंक के ताल्लुक से भी आ रही है। जी हाँ, यस बैंक माली बहरान में बैंक की तंजीमी नौ के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सबसे अहम बात जो आम सार्फिन के लिए वो ये है कि 3 दिनों के अंदर कैश निकालने पर जो रोक लगाई गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल इस बात का ऐलान किया था और प्रशांत कुमार को यस बैंक का CEO बनाया गया है। तो सबसे अहम खबर कि प्रशांत कुमार को यस बैंक का CEO बनाया गया है और आम सार्फिन के लिए खबर कि 3 दिनों के अंदर कैश निकालने पर रोक जो थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। बाकायदा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यस बैंक के माली बहरान को ख़त्म करने की कोशिश की है। बैंक की तंजीम नौ के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यस बैंक के जो सार्फिन हैं उनके लिए थोड़ी राहत की खबर, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 दिनों के अंदर कैश निकालने पर जो रोक लगी थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। खुद वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल इसका ऐलान किया था और सबसे अहम बात यह है कि यस बैंक का CEO प्रशांत कुमार को बनाया गया है। और लगातार मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी तमाम अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। और भोपाल से खबर, कमलनाथ कैबिनेट की मीटिंग जो है वो कल है। सियासी बहरान का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। दरअसल जयपुर से आज मध्य प्रदेश के वज़रा लौट रहे हैं और अरकान असेंबली के साथ ये वज़रा जयपुर गए थे। इसी सिलसिले में कल कमलनाथ काबीना की अहम मीटिंग मुनक़िद होना है। आपको बताएं कि 88 अरकान असेंबली जयपुर गए थे। सिंधिया हामी 6 वज़रा को कल कैबिनेट से हटाया भी गया है। इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर और प्रभुराम चौधरी को हटाया गया है और इसकी सिफारिश खुद वज़ीर आला कमलनाथ ने गवर्नर लालजी टंडन से कल की थी। जिस तरह से उन्होंने कल मुलाकात की थी, गवर्नर के आने के बाद उन्होंने कुछ नाम जो हैं वो वहाँ पर
पेश किए थे और ये कहा था कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और अब ये खबर है कि कल भी कमलनाथ कैबिनेट की अहम मीटिंग होना है, जिसमें सबसे अहम कि जयपुर से जो मध्य प्रदेश के वज़रा हैं वो लौट रहे हैं, उनके साथ अरकान असेंबली हैं, इन तमाम लोगों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। कुल 88 अरकान असेंबली जयपुर गए थे। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे सीधे भोपाल का। मौजूद है हमारे साथ मेहताब आलम। मेहताब, लगातार जो महाराष्ट्र की जो मध्य प्रदेश की सियासत है वहाँ पर हमारी नज़र बनी हुई है। अब एक और अहम खबर ये आ रही है कि कल कमलनाथ काबीना की मीटिंग होना है, साथ ही साथ जिन वज़रा के खिलाफ एक्शन लिया गया है उनके बारे में भी आपसे तफसीलात चाहेंगे। मेहताब। बदल रहा है। दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अगर अपनी हुकूमत को बचाने की फिराक में लगी हुई है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है किसी भी तरीके से इक़्तिदार पर उसका कब्जा हो जाए। यही वजह है कि हमें देखते हैं कि कल जो है गवर्नर से दोनों पार्टियों के लोगों ने मुलाकात की। सीएम कमलनाथ ने मुलाकात करने के बाद जहाँ पर 3 पेज का अपना खत दिया और वहाँ पर ये बात कही कि जो 3 चीज़ें जो उसमें सबसे अहम थी। पहली बात तो ये थी कि जो सिंधिया हिमायती 6 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दिया उसको कबूल किया जाए। तो 6 वज़ीरों के इस्तीफ़े तो जो है गवर्नर ने कबूल कर लिया और उनके जो एडिशनल चार्जेस दूसरे वज़रा को जो के सुपुर्द कर दिया गया। और वहीं दूसरी बात गवर्नर से ये मांग की कि आप जो तारीख भी तय करेंगे उस तारीख पर कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। सीएम कमलनाथ की मुलाकात के बाद साबिक सीएम जो है शिवराज सिंह और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर गोपाल भार्गव और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने गवर्नर से मुलाकात की और उनसे ये मुतालबा किया कि फ्लोर टेस्ट जो है असेंबली सेशन शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। लेकिन वहाँ पर कुछ टेक्निकल बुनियाद की वजह से गवर्नर ने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। अब इसी मामले में जो अभी अहम खबर आई है कि कल 11 बजे भोपाल में कैबिनेट की मीटिंग होगी। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो सीएम कैबिनेट के जो वज़रा हैं उनको शामिल होना ज़रूरी है। तो वो तमाम वज़रा जो मेंबरान असेंबली के साथ जयपुर गए हैं वो आज शाम तक भोपाल आ जाएंगे ताकि कल की मीटिंग में शिरकत कर सकें, क्योंकि 16 तारीख से असेंबली का सेशन शेड्यूल है। और खुद जो है कांग्रेस से चाहती है और उसका ये बार बार जो दावा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं और हम 5 साल हुकूमत को चलाएंगे। तो उसमें कैबिनेट की मीटिंग में जो हालात है, जो मंजरनामा, उस पर बातचीत की जाएगी। और ये भी गौर किया जा सकता है कि अगर 22 मेंबरान असेंबली ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसको लेकर पार्टी व्हिप जारी करने का भी फैसला कर सकती है, क्योंकि अगर पार्टी का अपना एक व्हिप जारी करती है तो तमाम मेंबरान असेंबली को उसको मानना लाजिम होता है। और ऐसे में अगर वो 22 मेंबरान असेंबली जाते हैं तो खुद ब खुद उससे बाहर हो जाते हैं। ये बड़ा अहम कदम होगा और इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, गवर्नर पर और फिर स्पीकर एन प्रजापति। और आज कल जो होने वाली कैबिनेट की मीटिंग है उसमें क्या कुछ होता है ये देखना होगा। जी मेहताब, एक और अहम बात जिसको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, कोरोना वायरस को लेकर भी शायद इस मीटिंग में एहतियाती इक़दामात को लेकर गौर खौस किया जा सकता है, क्योंकि बिलाखिर जान है तो जहान है। यकीनी तौर पर जो तमाम तदाबीर जो है हुकूमत इसीलिए कर रही है कि उसके शहरियों को इस ख़तरनाक वायरस से, कोरोना के खौफ से बचाया जा सके और उनको एक खुशहाल और पुरअमन माहौल में, बेहतरीन जो है सेहतमंद माहौल में एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सके। वही वजह है कि हम देखते हैं कि मरकज़ी हुकूमत की बात करें या सूबाई हुकूमतों की बात करें, मध्य प्रदेश हुकूमत की बात करें, तो जहाँ पर गैदरिंग हो सकती है उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। आज की बात करें, जो रंग पंचमी का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है और होली से बड़ा त्यौहार पूरे मालवा में मनाया जाता है। खुद नवाब भोपाल जो है होली में शिरकत तो नहीं करते थे, लेकिन रंग पंचमी का एहतमाम शाही घराने से हुआ करता था और उसमें तमाम लोग शिरकत करते थे। लेकिन आज हमें देख रहे हैं, चाहे हम इंदौर के रजवाड़ी की बात करें, चाहे तो तमाम त्योहारों में जो भीड़ जमा होती है उस पर भी पाबंदी है, जलसे जुलूस पर है, तालीमी इदारों की जानिब तवज्जो है। और सबसे अहम बात यह कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। कोरोना वायरस की बात करेंगे जिसका कहर हिंदुस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में हुई एक सन्नसीदा शख्स की मौत के बाद अब दिल्ली में एक खातून ने जुमे के रोज़ दम तोड़ दिया। खातून की उम्र 68 साल थी। खातून दिल्ली के जनकपुरी इलाके की रहने वाली थी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में 3 दिन पहले हुई 76 साला शख्स की मौत हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली पहली मौत थी। उधर कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद मुल्क में लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक मरीजों की तादाद बढ़कर 89 तक जा पहुंची है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इस तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है।
और चलिए बात करेंगे दिल्ली के मौसम की, जहां मौसम का मिजाज ज़रा बदलता नज़र आ रहा है। आज सुबह बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 मार्च तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है और ऐसे मौसम में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। आइए आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। आज सुबह बारिश हुई है, उसके बाद हल्की सी ठंड जो है वो फिर से बढ़ गई है। जिस तरीके से गर्मी का एहसास होने लगा था लोगों को, ऐसे में इस बारिश ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये उनका कहना है कि 15 मार्च तक इसी तरीके से हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी और उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। 30 डिग्री तक तापमान 15 मार्च के बाद हो जाएगा, यानी कि कुछ दिनों के बाद दिल्ली वालों को गर्मी का एहसास होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से बेमौसम की ये बारिश हो रही है, ये किसानों की फसल के लिए खराब है और उनके लिए नुकसानदायक है। हालांकि लोगों को जरूर इस हल्की फुल्की बारिश से राहत मिली होगी। इस वक्त हम राजपथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम का मजा लेने के लिए कई लोग हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा है तो कोई वॉक करता हुआ नजर आ रहा है और मौसम का मजा भी लिया जा रहा है। और लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि 15 मार्च के बाद दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी होगी, वो आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी बढ़ेगी उसको देखते हुए लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी। लेकिन इस वक्त की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश ने मौसम को सुहाना तो ज़रूर बनाया है। और जिस तरीके से इन दिनों कोरोना वायरस चल रहा है, तो जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि अगर ज़्यादा ठंड का मौसम रहेगा तो कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ऐसे ऐसे कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो भी कम होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि मौसम में और कितने बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी के अलीगढ़ से खबर है, जहां ऊपरकोट फसाद में जख्मी हुए मोहम्मद तारिक जिंदगी की जंग हार गए। एएमयू जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और पुलिस ने मोहम्मद तारिक की मौत की तस्दीक कर दी है। तारिक की तदफीन आज एएमयू में की जाएगी। मोहम्मद तारिक को 30 फरवरी को ऊपरकोट फसाद के दौरान बीजेपी लीडर विनय वाष्णे ने गोली मार दी थी। मोहम्मद तारिक का इलाज एएमयू जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। बीजेपी लीडर विनय वाष्णे को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अभी भी इस मामले के 2 मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और वहीं अलवर के पहलू खान हुजूमी तशद्दुद और कत्ल मामले में 2 नाबालिग कसूरवारों को 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा के तहत इन नाबालिग कसूरवारों को जुवेनाइल होम भेजा जाएगा। एडीजे कोर्ट ने 6 मुलजिमीन को सबूत की कमी की बिना पर बरी कर दिया है। हरियाणा के नोह में रहने वाले 55 साल पहलू खान को 1 अप्रैल 2017 को हुजूम ने कत्ल कर दिया था। पहलू खान को गौकुशी के शक में राजस्थान के बहरोर में दिल्ली अलवर हाईवे पर बेरहमी से पीटा गया था। इसके बाद अस्पताल में 2 दिन बाद पहलू खान की मौत वाक़ई हो गई थी। और महाराष्ट्र के काबीनी हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड ने अपील की है। उन्होंने महाराष्ट्र के शाहीन बाग कोरोना के सबब शाहीन बाग एहतजाज से पीछे हटने की अपील की है। महाराष्ट्र में पुराना ही एनपीआर लागू किया जाएगा, औहाड ने इसकी यकीन दहानी कराई है। तो महाराष्ट्र के काबीनी हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड ने अपील की है, कोरोना के सबब शाहीन बाग एहतजाज से पीछे हटने की अपील की है। और ये भी उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में पुराना ही एनपीआर लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र से अहम खबर, जहां के काबीनी हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड ने अपील की है, कोरोना के सबब शाहीन बाग एहतजाज से पीछे हटने की अपील की है। महाराष्ट्र में पुराना एनपीआर लागू किया जाएगा, ये भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। तो महाराष्ट्र के काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड ने अपील की है, कोरोना की वजह से शाहीन बाग एहतजाज खत्म करने की उन्होंने अपील की रहा है। कोरोना जगह जगह पे फैल रहा है, महाराष्ट्र में भी उसका असर दिखने लगा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। आपसे चर्चा किए बिना कोई भी एनपीआर लागू नहीं होगा। जब पूरा देश डरा हुआ है, पूरी दुनिया डरी हुई है,
कोरोना फैल सकता है ऐसा माना जा रहा है। आप अगर ये आंदोलन थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दो, उसके बीच में तो एनपीआर का निर्णय आ ही जाएगा। तो मैं आपको इस माध्यम से विनती कर रहा हूं कि आप आपके कुटुंब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए इस आंदोलन से थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बहुत है, हट जाएं और पूरे देश में जो संकट है उस संकट को रोकने के लिए आप हमारी सहायता करें। गुज़िश्ता शब शाहीन बाग की एहतजाजी ख़वातीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी हुकूमत की खामोशी पर, मरकज़ी हुकूमत की चुप्पी पर अफसोस का इजहार किया। दिल्ली तशद्दुद पर भी शाहीन बाग की दादियों ने मरकज़ी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया। इन ख़वातीन ने कहा कि वो एक जायज़ मुतालबा कर रही हैं जिसकी इजाज़त उन्हें आइन भी देता है। ये एहतजाज उनकी मांगे पूरी होने तक जारी भी रहेगा। जो जामिया में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ जो आंदोलनकारी छात्र थे, उनके ऊपर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा एक हैवानियत भरा हमला जो किया गया, उसके खिलाफ में और सीएए, एनआरसी और एनपीआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर हमारी बहनें, शाहीन बाग की माताओं ने, शाहीन बाग की दादियों ने, शाहीन बाग की बहनों ने, शाहीन बाग के भाइयों ने और यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों ने भी ये एक मुहिम शुरू की थी। ये एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और जायज मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू किया था। इसको 90 दिन पूरे हो चुके हैं और 90 दिनों में जिस तरीके से हम लोगों ने जो जो समस्याएं फेस की, वो पूरे दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सामने है। यहाँ पर रिवॉल्वर के द्वारा एक तरीके से डराने की कोशिश की गई, बार बार में हमले की आशंका जाहिर करते हुए पैनिक फैलाने की कोशिश की गई और दिल्ली के अंदर एक ऐसा भयानक हिंसा फैलाई गई जिसकी कोई भी व्यक्ति, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर इस तरीके की प्रायोजित हिंसा करके और लोगों को मरवाया जा सकता है। 2-2 साल की बच्चियों को मरवाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत ही खुशी की और बहुत ही हिम्मत की बात है कि हमारी दादियों ने, हमारी बहनों ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी हमारी ये लड़ाई पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जज्बे के साथ जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक सीएए, एनआरसी और एनपीआर सरकार रद्द नहीं कर देती। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।